पाकिस्तान का प्रिज़न सिस्टम दुनिया के ओवर क्राउडेड प्रिज़न सिस्टम में से एक है और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पेनल सिस्टम बज़ात खुद एक बहुत बड़ी रिसर्च है और जिस पे बात करने की ज़रूरत है। हम इससे पहले एज ऑफ रीज़न या 18वीं सदी एनलाइटनमेंट पीरियड की बात कर चुके हैं। इस ज़माने में ज़ाहिर है कि जो बैनिशमेंट के कानून थे वो ख़त्म हुए, ट्रांसपोर्टेशन के कानून ख़त्म हुए, सज़ाए मौत जो है वो ख़त्म हुई और इसी ज़माने में एक ब्रिटिश फ़िलासफ़र जेरेमी बेंथम ने भी जेलों को सुधारने की बात की। ताहम उसने इनकी कंडीशन को बेहतर बनाने के साथ-साथ इस बात पर भी ज़ोर दिया या इसका वो हामी था कि कैद बामुशक्कत भी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ वो यहाँ पर सेफ्टी और कैदियों के लिए रहने की सहूलतों की बेहतरी की भी बात करता रहा। और तकरीबन 1930 तक ये बात तय हो गई कि जेलों में सज़ा का कांसेप्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ताहम फिर भी जेलों में कोड़े मारने की सज़ा जो है वो काफ़ी अर्से तक बरकरार रही और ये सूरत-ए-हाल अगर देखी जाए तो पाकिस्तान की जो जेल हैं, जो ओवर क्राउडेड हैं और उनमें रहने की जो सहूलतें नहीं हैं, वो बज़ात खुद एक बहुत बड़ी सज़ा है। और जो तकालीफ पाकिस्तान में जेल में जो लोग हैं, जो एक ड्यू प्रोसेस के बाद जिनको सज़ा हो जाती है, हम इससे पहले ये बात कर चुके हैं कि कई लोग जो हैं जिनका अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ या अंडर ट्रायल हैं, वो भी जेलों में काफ़ी अरसे से फँसे हुए हैं। लेकिन वो लोग जो जिनका जिनका फ़ैसला हो चुका है, जिनके का जो जुर्म साबित हो चुके हैं, उनको सज़ा मिल गई है, तो उनकी लिविंग कंडीशन भी इंतहाई बदतर है और कोई इंसानी हकूक या जो प्रिज़न रिफ़ॉर्म्स का जो फ़ायदा होना चाहिए पाकिस्तान में कैदियों को, वो अभी तक नहीं हो सका। ना इसका मिलने का कोई सिलसिला है, ना ही अभी तक कोई उम्मीद। बेंथम के नज़रियात के तहत जेलें जो हैं वो एक वर्क हाउस की शक्ल इख्तियार कर गईं, जहाँ पे कैद बामुशक्कत के साथ-साथ उनको मुख्तलिफ ट्रेड भी सिखाए जाते थे और उनको रोज़गार भी फ़राहम किया जाता था और किया जाता है। लेकिन अभी तक रिफ़ॉर्म्स के साथ-साथ जो है उनके जो बुनियादी हकूक हैं, जो कैद में होने के बावजूद, कैद तो एक सज़ा है, लेकिन क्या उनके बुनियादी हकूक भी मुअत्तल हो गए हैं? तो ऐसे सज़ा याफ़्ता कैदी जो इस किस्म की कंडीशन से, जो गैर इंसानी कंडीशन है उसमें से गुज़र रहे हैं, तो उनकी सोच-विचार जो है वो अभी तक हमारे मुल्क में नहीं शुरू हुई। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे बड़े-बड़े लीडर्स जो हैं, वो इस कैद का शिकार हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस पे कभी कोई ज़्यादा बात नहीं की। अभी कल ही हमारे एक नए प्रेज़िडेंट आसिफ़ अली ज़रदारी जो हैं, वो सदारत के मनसब पे दोबारा फ़ाइज़ हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिकल कैदी रहे हैं उनमें से लॉन्गेस्ट वो जेल के मेहमान रहे। तकरीबन 14 सवा साल तक वो कैद-ओ-बंद की सूरतों में का शिकार रहे और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह नेल्सन मंडेला ने 40 साल से ऊपर कैद काटने के बाद पूरी दुनिया के लिए एक जेल रिफॉर्म्स का प्रिजनर राइट्स की बात की, तो पाकिस्तान में हो सकता है कि इस वक़्त प्रेज़िडेंट ज़रदारी जो हैं, वो मुश्किलात जो उन्होंने खुद देखी हुई हैं जेल के अंदर या अपने साथी कैदियों के साथ जो गैर इंसानी सलूक है उसको देखा हुआ है, तो वो कोई ऐसी सूरत पेश करें जिससे पाकिस्तान में जो कैदी हैं उनके भी इंसानी हकूक की बात की जा सके, जो उनके लीगल राइट्स हैं वो भी उन तक पहुँच सके। और जो एक सिचुएशन है जो ओवर क्राउडेड है और जिसकी वजह से उनके सेहत के मसाइल हैं, सेफ्टी के मसाइल हैं, उन पे भी कोई बात की जा सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रेज़िडेंट ज़रदारी जो हैं, वो इस मौज़ू पे ज़रूर बात करेंगे और प्रिज़न रिफ़ॉर्म्स का कोई एजेंडा पाकिस्तान में भी लेके आएँगे और हमारी प्रिज़न्स को भी दुनिया की बाकी प्रिज़न्स के मुकाबले में लाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम बात कर चुके हैं कि इस वक़्त सबसे बड़ा मसला जो है प्रिज़न सिस्टम को या पीनल सिस्टम को, वो ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिज़नर्स है। यानी कि कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा, यानी कि तकरीबन अपनी कैपेसिटी से दुगने कैदी जो हैं वो इस वक़्त पाकिस्तान की जेलों में हैं और उसके नतीजे में फेडरल, प्रोविंशियल या लोकल जो रिसोर्सेज़ हैं या जो बजट हैं वो भी इस सारे सिस्टम ने निचोड़ के रख दिए हैं और अगर कोई इसमें कोई ऐसी इंजेक्ट की जाए और ज़्यादा कोई इमदाद, तो वो भी ना होने के बराबर नज़र आती है और वो
کوئی کوئی خاص بہتری یا بہتر صورتحال کی سچویشن پیدا نہیں کرتی۔ اوور کراؤڈنگ آف پریزن سے ایک نتیجہ یہ نکلا ہے یا جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسے قیدی جو کسی ناسمجھی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے یا کم ایج ہونے کی وجہ سے کسی جرم کا شکار ہو جاتے ہیں یا اس کا حصہ بن جاتے ہیں، جب ان کو بھی قید میں رکھا جاتا ہے تو وہ ہارڈ کور کرمنل کے ساتھ ہی انہی سیل میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ تو بجائے ان کی بہتری کی بات ہو، وہ ان ہارڈ کور کرمنل سے ایک قسم کے وہ ان کے اسٹوڈنٹس بن جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی سزا ختم کر کے آتے ہیں تو وہ بھی ایک گریجویٹ کرمنل کی شکل ہوتی ہے، اور ان کی جو اسکل ہے وہ پہلے سے زیادہ شارپ ہو چکی ہوتی ہے، اور ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ مکمل طور پر ایک کرمنل مائنڈڈ پرسنالٹی کے ساتھ واپس آتے ہیں، اور جو معاشرہ ہے وہ مزید خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تو اگر ینگ اوفینڈرز کے لیے علیحدہ کریکشن سینٹر بنا دیے جائیں، اور جو ہائی رسک کرمنلز ہیں ان کو علیحدہ رکھا جائے، یا جو ہارڈ کور کرمنلز ہیں ان کے لیے علیحدہ سیل ہوں، تو کم از کم اس سیگریگیشن سے کرمنل جسٹس سسٹم میں نئے آنے والے جو جو قیدی ہیں وہ کم از کم اس صورتحال سے بچ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اس صورتحال میں جو بات کر رہے ہیں کہ اوور کراؤڈنگ کو کیسے کم کرنا ہے، نئے آنے والے جو فنڈرز ہیں ان کو کیسے درست کرنا ہے یا علیحدہ رکھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں مزید فنڈز کی ضرورت ہے، اور ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو ریسورسز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے ہی اوور کراؤڈنگ جو ہے وہ ان جیلوں کا مقدر بن چکی ہے۔ تو اگر اس کا ایک اور طریقہ کار یہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو پینل سسٹم ہے یا جو پریزن سسٹم ہے اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ جو ہے پوری دنیا میں ایکسپیریمنٹ اس کی ہو چکی ہے، اور کامیابی کے ساتھ جو ہے پبلک سیکٹر کے مقابلے میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ جیلوں کو رن کر رہا ہے، اور اس سے جو نیشنل بجٹ، فیڈرل یا پروونشل بجٹ جو ہے یا لوکل بجٹ ہے اس پہ بھی دباؤ کم ہو گیا ہے۔ اور نئی پریزن بھی اگر بنانی ہے تو ظاہر ہے پبلک سیکٹر میں اس کو بنانے میں ایک ٹائم لگے گا، تو وہی کام جو پبلک سیکٹر میں ایک سال میں ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں عام طور پر ہم نے دیکھا وہ 6 مہینے میں ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں شامل کر لیں تو جو نئی جیلیں ہمیں بنانے کی ضرورت ہے ینگ اوفینڈرز کے لیے، ویمن اوفینڈرز کے لیے، یا جو اوور کراؤڈنگ کو کم کرنے کے لیے، تو اس ساری صورتحال میں نئی جیلیں بنانے سے کم از کم یہ ہوگا کہ وہ جو ٹائم ہے جو اگر پبلک سیکٹر کرے گا تو وہ اس کام کو وہ آدھے وقت میں کیا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو بجٹ ہے وہ صرف آپ جیل کو مینٹین کرنے میں استعمال کریں، اور جو یوٹیلیٹی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس میں شیئر ہو جائے۔ اور اس وقت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ قیدیوں کے رشتہ دار ہیں جب وہ ان کے ملنے کے لیے آتے ہیں تو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آتے ہیں، اور یہ ایک بڑا مشکل ہے کہ ان کو پہلے تو اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کا ٹائم بڑی مشکل سے ملتا ہے، جب ملتا ہے تو وہ زیادہ تر غریب لوگ اس کرمنل جسٹس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو مل سکیں، اور وہ اتنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ٹریولنگ کے یا رہائش کے، کیونکہ دور دراز علاقوں سے ان کو آنا ہوتا ہے۔ تو پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کرنے سے، نئی جیلیں بنانے سے کم از کم ان کی یہ مسائل بھی کم ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 1987 میں پرائیویٹ جیلوں میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ جیلوں میں 3100 قیدی موجود تھے، جبکہ یہ اتنا تجربہ کامیاب رہا کہ 1998 میں یہ تعداد جو ہے 1,32,000 ہوگی۔ پرائیویٹ سیکٹر میں موجود جیلوں میں قیدیوں کی تعداد 1,32,000 ہوگی، اور جو ریسرچرز ہیں یا رپورٹس جو ہمیں ملتی ہیں، جو کرمنالوجسٹ یا اسٹوڈنٹس نے ریسرچ کی ہے، یہ جو جیلوں کا خرچہ ہے تقریباً اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے آنے کی وجہ سے 20% اخراجات میں ریڈکشن بھی ہوئی۔ امریکہ کی 27 اسٹیٹس میں اس وقت 90,873 قیدی ہیں، اور یہ ساری یہ میں فگرز آپ کو پرائیویٹ جیلوں کی دے رہا ہوں، اور یہ کل قیدیوں کی آبادی کا 8% ہے۔ اور اسی طرح اس وقت امریکہ میں 130 جیلیں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، اور انگلینڈ میں اس وقت تقریباً 14 جیلیں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں، اور انگلینڈ میں جو پریزن پاپولیشن کا جو پرائیویٹ سیکٹر حصہ لے رہا ہے اس وقت وہ 17% ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ جیسے ممالک میں یہ تجربہ کامیاب ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر جو اپنا رول ادا کر رہا ہے، اور اس سے ان کے بجٹ میں بھی 20% کمی آئی ہے، اور جو
तेज़ी के साथ क्राइम फैल रहा था या ऑफेंडर्स को अकोमोडेट करने के लिए जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी वो भी प्राइवेट सेक्टर के ताउन से बन गई और जल्दी बन गई, और उनके डिज़ाइन और उनका जो वहाँ पे रहाइश की जो फैसिलिटीज़ थी वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट थी, वो भी पब्लिक सेक्टर के मुकाबले में कई गुना अच्छी थी, और इससे प्रेजेंट पॉपुलेशन को इन ममालिक में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में 184 184 जेलें जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं। लिहाजा ये सारे फिगर्स फैक्ट्स देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमें भी इस काम में देर नहीं करनी चाहिए, हमें भी जल्दी से प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रिजन सिस्टम का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। इसको चारों सूबों में एकदम लॉन्च करके इसके फ़ायदे हासिल करने की कोशिश की जाए, ताकि जो प्रिजन पॉपुलेशन है या उनके जो लवाहिकीन हैं, जो जो इन सारी मसाइल का शिकार हैं जिनका हम ज़िक्र कर चुके हैं, उनको कोई राहत मिल सके और वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुज़ार सकें। प्राइवेट सेक्टर जो है इनकी स्किल भी डेवलप करने में ज़ाहिर है कि उनके पास एक मॉडल होगा जिसमें वो इन गवर्नमेंट से भी फंड्स लेंगे और कैदियों के लिए भी वो रोज़गार के मौके मुहैया करेंगे, जिससे कैदियों और उनके ख़ानदानों को भी फ़ायदा हो सकता है, और वो मुआशरे के एक अच्छे स्किलफुल शहरी बन के वापस आएँगे, और उनका जो वक़्त है वो भी अच्छे तरीके से जेल में गुज़रेगा, और एक पॉज़िटिव एक्टिविटी जो है वो जेलों के अंदर भी शुरू हो जाएगी। प्राइवेट जेलों के बनने से एक जो सूरत-ए-हाल सामने आई है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जेलों में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन शुरू हो गया, और इसमें कैदियों के लिए बेहतर मौके रोज़गार के, उनकी स्किल के, उनके एजुकेशन के, उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को सॉल्व करने का जो जो ट्रेंड है, उसमें खातर-खा तब्दीली आई है, और ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जो है, वो पूरे पेनल सिस्टम को इम्प्रूव करने में बड़ा मददगार साबित हुआ है। जो सबसे बड़ी बात जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जिसका फ़ायदा हुआ और जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली मुआशरे को मिला है, वो प्रिज़न इनमेट्स राइट्स की बात हुई है, और ये जो राइट्स हैं, इस पे बड़ी खुल के बात हुई है अब। ज़ाहिर है कि प्राइवेट सेक्टर में जब ये बात होगी, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे मीडिया की एक्सेस होगी, रिसर्चर्स की, स्कॉलर्स की, स्टूडेंट्स की रिसर्च और एक्सेस ज़्यादा होगी, तो उससे एकदम पिनल सिस्टम में एक इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, और ये जो इनमेट्स राइट्स की बात है, ये अब जो पूरी दुनिया में बड़े ओपनली डिस्कस हो रही है, ये सारे के सारे जो फ़ायदे हैं, ये प्राइवेट प्रिज़न सिस्टम की वजह से ही सामने आए हैं। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो प्रेज़ेंट पॉपुलेशन को हुआ है या पिनल सिस्टम को हुआ, वो लायबिलिटी और इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी के जो इश्यूज़ हैं, वो बड़े खुल के सामने आए हैं। जब प्राइवेट सेक्टर में एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होगी रिसर्चर्स की, मीडिया की या ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की, तो ज़ाहिर है कि वो एक्सेस जो है फिर लाज़मी तौर पे पब्लिक सेक्टर को भी मुहैया करनी होगी। तो लायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के ये जो फैक्टर्स हैं, ये प्राइवेट सेक्टर ने फ़राहम किए हैं। पाकिस्तान में अगर हम बगैर कोई वक़्त ज़ाय किए हुए प्राइवेटाइज़ेशन ऑफ प्रिज़न सिस्टम पे बात करें और इसका आगाज़ कर दें, पंजाब की एक बड़े सूबे की जो वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ साहिबा, वो खुद भी जेल में रह चुकी हैं, उनके फ़ादर जेल में रह चुके हैं। मैंने कहा तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो किसी न किसी वजह से जेल में रहे हैं, और जेल के हालात को भी जानते हैं और कैदियों की सूरत-हाल को भी जानते हैं। तो अगर वो इस मामले में तमाम सूबे और फेडरल गवर्नमेंट मिल के कोई एक प्रोग्राम बनाए, और इसमें बेशक ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स को भी शामिल कर लिया जाए, तो एक अकाउंटेबिलिटी के साथ-साथ एक फैसिलिटीज़ जो हैं इनमेट्स राइट्स की भी बात हो सकती है, और उनको अच्छे रोज़गार भी मिल सकते हैं। उनके जो ख़ानदान उनके जो कमाऊ अफ़राद हैं या जो उनके ब्रेड विनर्स थे, उनकी जेल की वज़ह से जो जिनको प्रॉब्लम थी, वो मसाइल भी कम हो सकते हैं, उनका बोझ भी कम हो सकता है, जो उनकी मुलाकात के सिलसिले हैं वो भी बहाल हो सकते हैं, वो अपने ख़ानदान के लिए एक रोज़गार का ज़रिया दोबारा से बन सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि बगैर कोई वक़्त ज़ाया किए हमें प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। ये पिनल सिस्टम की इम्प्रूवमेंट में एक संग-मील साबित होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे भेजें। आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बड़े कीमती हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं क्रिमिनल जस्टिस के या क्रिमिनोलॉजी के, उनकी तरफ से जितने भी सवालात हैं वो मेरे लिए बड़े अहम होते हैं, और ज़रूर अपने कमेंट्स लिखें। अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल है तो उसका भी मैं जवाब देने के लिए हाज़िर हूँ। अपना बहुत ख़्याल रखें।